स्वागत है आपका न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। खास पेशकश बुलेटिन खबर काम की, जो आपको जानने के लिए यहां पर बेहतर पहुंचाएगा आपके पास तमाम खबरें जो कि आपके लिए जरूरी हैं। तमाम सरोकार से जुड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं मोदी के गेम चेंजर बिल से जुड़ी खबर से। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक इस बिल को माना जा रहा है। जनरल कोटा बिल लोकसभा में पास हो गया। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में सिर्फ 3 वोट पड़े। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। वहीं एआईएडीएमके ने लोकसभा में वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में आज पार्टियों का रुख देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कांग्रेस सहित कई दल इस बिल के समर्थन में हैं। इससे सरकार की राह आसान होती दिख रही है। लोकसभा में भारी बहुमत से यह बिल पास हो गया और इसके विरोध में 3 वोट पड़े, जबकि 323 इसके समर्थन में पड़े। प्रधानमंत्री ने बिल के समर्थन पर सभी सांसदों का शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा कि सभी वर्गों को अब न्याय की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तस्वीरें आप वोटिंग के ठीक बाद लोकसभा की देख रहे हैं, जहां पर सभी सदस्य मेजें थपथपा कर इस संविधान संशोधन बिल, जो कि 124वां संविधान संशोधन है, उसके पास होने का स्वागत कर रहे हैं। राज्यसभा के गणित के बारे में हम आपको बता देते हैं। कुल सदस्य 244 है। जादुई आंकड़ा पास होने के लिए 163 का है। बिल के विरोध में कुल 47 लोगों की बात कही जा रही है और टीएमसी 13, एआईएडीएम के 13, बीजेडी 9, टीडीपी 6 और टीआरएस 6। राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, जैसा कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है सरकार का सत्र के समापन होते होते और जाते जाते लोकसभा चुनाव से पहले अक्सर राज्यसभा में दिक्कत आती रही है सरकार को। हालांकि लोकसभा में बड़ी आसानी से वो अपनी बात मनवाती रही है। राज्यसभा में हालात फिलहाल क्या दिख रहे हैं? क्या ये आसान है? क्या ये बिल गिर सकता है? हो क्या सकता है? देखिए राजीव, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% के आरक्षण का जो संविधान संशोधन बिल है आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा में मात्र 3 सांसद जो है विरोध में थे और यहां पर भी कमोवेश स्थिति यही रहने वाली है, क्योंकि कोई भी बड़ा दल जो है इसके विरोध में नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बिल को भी जिस तरह से लोकसभा में पास किया गया, सरकार उम्मीद कर रही है कि इसी तरह का समर्थन राज्यसभा में मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 244 सदस्यीय राज्यसभा में 166 सांसदों का समर्थन चाहिए 2/3 बहुमत के लिए और इस बिल को पास करने के लिए। तो सरकार पूरी तौर पर आश्वस्त है कि इस बिल को राज्यसभा में पारित करा लिया जाएगा और कोई दल जो है इसके बड़ा दल इसके विरोध में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये मोदी सरकार का एक गेम चेंजर मूव कहा जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि कोई भी दल भले ही जो है इसको चुनावी जुमला बता रहे हो, लेकिन कैमरे पर कोई भी आकर ये इसके विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि, और सूत्र ये भी बता रहे हैं राजीव, कि जिस तरह से जो कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव रखा गया तो एक दिन पहले तक कई मंत्रियों को इसके बारे में पता नहीं था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस तरह के कदम उठाने में माहिर माने जाते हैं और जिस तरह से जो अगड़े वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं, कमजोर लोग, उनके लिए 10% का जो आरक्षण का प्रस्ताव जब कैबिनेट में रखा था तो कई जो मंत्री जो है उस पर चौंक गए थे। जी राकेश, अगर आपके शब्दों को समझा जाए, जो एनालिसिस आप सामने रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि यहां पर विपक्षी दलों का समर्थन दिल से नहीं, ये मजबूरी कहीं ज्यादा है। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि ऐसे समय राजीव ये फैसला लिया गया है कि लोकसभा चुनाव से ज्यादा समय दूर नहीं है और ऐसे में ये गेम चेंजर मूव के रूप में ये इसको देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी बेरोजगारी के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर लगातार हमले कर रहे हैं, राफेल के मुद्दे पर लगातार हमले कर रहे हैं। और तो साफ तौर पर ये जो मूव मोदी सरकार ने लिया है
भले ही जो है जो प्रमुख दल हैं विरोध, कैमरे पर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये साफ तौर पर वो भी मान रहे हैं कि ये गेम चेंजर मूव है। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार यही खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या हुआ था लोकसभा में, राज्यसभा में क्या हो सकता है। लेकिन लोकसभा की बात करते हैं। इससे पहले लोकसभा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आरक्षण बिल पेश किया था और दावा किया कि इस बिल से सभी धर्मों की आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। कि वर्तमान में जो एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। और ये आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों। वित्त मंत्री जेटली ने लोकसभा में चर्चा के दौरान बिल पर जारी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि क्यों अगर सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी भी होती है तो भी बिल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए। इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाला लगभग इसी प्रकार का कि 10% आर्थिक आधार पर भी अन्य वर्गों के गरीब लोगों के लिए आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती मिली तो उन्होंने इस कल्पना को, पूरा रिजर्वेशन की कल्पना की चर्चा की इंदिरा साहनी के केस में, और वही कानून आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से एक धारणा बन गई। और कल मैंने चर्चाओं में भी देखा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा, वो गलत धारणा है। मेरा विचार ये है कि क्या ये 10% एक्स्ट्रा देके जो 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ना आर्टिकल 15 में प्रावधान था, ना 16 में था। जब कुछ राज्य कानून लाए तो उस कानून का भी सोर्स ऑफ पावर नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन की कल्पना एससी, एसटी या एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड के संबंध में थी। तो इसलिए कभी भी न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वित्त मंत्री और जेटली लगातार बता रहे थे कि क्यों इन चीजों की जरूरत पड़ी, आखिर कैसे इस चीज को सामने उन्होंने बनाया और रखा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने इस आरक्षण बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाया और पूछा, मोदी सरकार 4.5 साल के दौरान ऐसा बिल क्यों नहीं लाई। पहली नजर में ये चुनावी स्टंट है मैडम। बीजेपी वालों से हम भी चाहते हैं वीकर सेक्शन जो है, जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, उनको ऊपर आना चाहिए, उनको उच्च पद की शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका सोशल लाइफ जो है उनकी वो ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी वालों के दिल में और मन में, अगर बीजेपी वालों के मन में और दिल में गरीबों का इतना ही ख्याल होता तो ये बिल पहले सेशन के पहले दिन आता, लेकिन ये आखिरी सेशन के आखिरी दिन लेके आए हैं। क्या टाइम है, क्या टाइम रह गया। इसका मतलब ये चुनावी स्टंट है और ये भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी, भारतीय जुमला पार्टी का एक और जुमला है। और प्रधानमंत्री अगले 10 दिन में आपको कहीं ना कहीं रैली में ताली बजाकर ये बोलते नजर आएंगे, मैंने तो बिल लाया था लेकिन इन्होंने ये कैंसिल कर दिया। अगर तमन्ना है, अगर मंशा है तो पास करो। जननायक जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत चौटाला ने यहां सवाल किया कि मोदी सरकार को 4.5 साल में गरीबों की याद क्यों नहीं आई। सम्मान के लिए तरस रहे हैं, किसान उचित दाम के लिए तरस रहे हैं, देते रहो आरक्षण का ये लॉलीपॉप, आज युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। धन्यवाद, आपने मुझे 124 संवैधानिक संशोधन बिल पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार 4.5 साल के बाद
इस बिल को लेकर आई। पर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी सरकार जो कास्ट सेंसस कराया गया था उसको पब्लिक करने का काम करेगी? किस प्रकार से आप सेक्शन 15 और 16 में अमेंडमेंट लाकर इस रिजर्वेशन को स्टैंड आने वाले समय पे कर पाएंगे? इस पे जरूर मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देने का काम करें, क्योंकि इसी सदन में 8वें महीने में प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से जवाब आया है कि 9 बेंच की जजमेंट है जो ये कहती है कि इकोनॉमिक बेसिस पर सेक्शन 16 शेड्यूल 4 के अंदर आप आरक्षण नहीं दे सकते। वहीं अपने दल की अनुप्रिया पटेल ने आखिरी दिन बिल को लाने पर विपक्ष के सवालों का अपने अंदाज में जवाब दिया। वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें 10% के आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है और बहुत सारे हमारे विपक्ष के साथियों ने ये कहकर शासन की मंशा पर सवाल खड़े किए कि हमारे इस सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक को क्यों लाया गया है। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऐसा अनुप्रिया पटेल ने कहा। वहीं बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि कट्टरपंथी सोच को छोड़कर उदारवादी बनने की जरूरत है। अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, क्या वो भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश के बनाने में जनेश्वर मिश्रा का इनके पसीना से कम योगदान है, ब्रजभूषण तिवारी का कम योगदान है, मोहन सिंह का कम योगदान है, राजनारायण का कम योगदान है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। धन्यवाद जो उनको, ये ऊंची जाति के लोगों को डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि आप नमक बन जाओ, खाद बन जाओ, तब आपके इस खाद पर, इस नमक पर पिछड़े और दलित समाज के कमल खिलेंगे। जो उन्होंने खाद बनने का काम किया, पसीना देने का काम किया, परिश्रम देने का काम किया, आज पिछड़े दलित के हाथ में सत्ता आई है, तो उन गरीब ऊंची जाति के गरीब बेटे से आंख के आंसू नहीं पूछोगे तो ये राजनीतिक पाप होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जरा उदार बन के सोचो। कट्टरपंथी धारा का मैं सब दिन से विरोधी रहा हूं। कट्टरपंथी कोई भी धारा हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, ये कट्टरपंथी जातवाद की धारा से मैं लड़ते आया। 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से तो पास हो गया। आज राज्यसभा में सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वहां पर उसके पास पूरा बहुमत नहीं है, पूरा समर्थन नहीं है। और आज क्या होगा, क्या ये बिल राज्यसभा से पास हो पाएगा, ये सरकार के लिए एक चुनौती होगी। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं हमारे संवाददाता विजय मिश्रा से, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, तमाम उहापोह रही लोकसभा में और लगातार जो विपक्षी दल थे वो समर्थन में इसके आए जरूर। उन्होंने ये कहा कि मंशा पर सवाल उठा रहे हैं हम, टाइमिंग गलत है, लेकिन इससे 10% जो आर्थिक पिछड़े हैं उनको एक फायदा भी हुआ है। लखनऊ में आप हैं, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं इस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पर मेरी काफी लोगों से बातचीत हुई और ये 10% आरक्षण को भी लेकर के बात हुई, संविधान संशोधन जिस तरह से हो रहा है उसको भी लेकर के बात हुई। तो यहाँ पर लोगों का टाइमिंग को लेकर के ही सवाल है, क्योंकि सबका लगभग जो प्रतिशत था लोगों का, उनका यही कहना है कि जो आरक्षण आ रहा है वो ऐसे समय पर दिया जा रहा है कि जब यहाँ पर सरकार जो है वो लोकसभा चुनाव के नजदीक में है और लोकसभा चुनाव में जाने वाली है। हालांकि इसको सब बेहतर भी बता रहे हैं कि भले ही ये मामला देर से ही फैसला हुआ, लेकिन ये फैसला बिल्कुल उचित है, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वो लगभग सभी की मांग थी। और यही कारण है कि यहाँ पर सभी विपक्षी दल जो है वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी आप चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए या सबसे बड़ी बात यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, तो मायावती जी की तरफ से भी आखिरी समय पर जब उन्होंने यहाँ राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने भी यहाँ पर सवर्णों के आर्थिक आधार पर वो तो विजय मिश्रा हालात ये है कि यहाँ पर मजबूरी सही, लेकिन समर्थन करना जरूरी है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है। और बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कि लखनऊ के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। और जैसा कि अनुप्रिया पटेल अपना दल की सांसद ने भी ये बात कही कि अंत भला तो सब भला, इसलिए संविधान संशोधन बेहतरी के लिए है। वहीं आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने भी आर्थिक आधार पर सवर्ण आरक्षण का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी आरक्षण की मांग कर डाली।
अपने क्षेत्र में जाता था तो जो अपर कास्ट के नौजवान हैं उनके मन में बेचैनी होती थी। कहते थे लोग कि आप आरक्षण वाले मंत्री हैं, आप आरक्षण का समर्थन करने वाले मंत्री हैं, आप ही लोग जिम्मेवार हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए कि ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए नौकरी का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान आपने और आपकी सरकारों ने किया है। हमारे लिए आरक्षण नहीं है, नौकरी में बाधा आरक्षण है। अब मुझको खुशी है कि अब कम से कम बेरोजगार नौजवान ऊंची जाति के भी मुझको ब्लेम नहीं करेंगे, अब आरक्षण यहां से उनके पक्ष में भी हो रहा है। तो मुझको इस बात से राहत जरूर महसूस हो रही है। लेकिन यह कुछ दिनों का मामला, कुछ दिनों के बाद उनको लगेगा कि आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती है, तब सीधे इधर उनका निशाना जाएगा, तब एमपी तक निशाना उनका नहीं रहेगा। आरपीआई नेता रामदास अठावले ने शायराना अंदाज में बिल के साथ पीएम मोदी की तारीफ की और राहुल पर निशाना साधा। आज मुझे बहुत ही अच्छा हो रहा है फील क्योंकि लोकसभा में पास हो रहा है सवर्ण आरक्षण का बिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल। इसलिए 2019 में मजबूत हो रही है नरेंद्र मोदी जी की हिल क्योंकि राफेल में बिल्कुल नहीं हुआ है गलत डील।